गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। कल आपको वीडियो में बताया गया था साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख तक बताया जा चुका है। उसके आगे आएंगे साझेदारी संलेख में निहित महत्वपूर्ण बातें। साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है, उसमें साझेदारी संलेख में साझेदारों की संख्या, साझेदारों के नाम, साझेदारों के पता तथा उनके द्वारा लगाई गई पूंजी, पूंजी पर यदि ब्याज दिया जा रहा है तो पूंजी पर ब्याज की दर, यदि उसमें संलेख में साझेदारों द्वारा आहरित राशि निकालने की व्यवस्था है तो उसकी भी गणना होगी, और आहरण पर ब्याज दिया जाना है या प्राप्त किया जाना है संस्था को, उसकी भी दर ज्ञात होना चाहिए। आएंगे साझेदारी संलेख में निहित मुख्य बातों में सबसे पहला है आपका फर्म का नाम। फर्म के नाम से यहां से क्या होगा, फर्म का नाम। जिस नाम से व्यापार चलाया जा रहा है वही नाम फर्म का नाम कहलाती है। जैसे ए, बी, सी तीनों व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं और उस व्यवसाय का नाम लिख देते हैं टोटा मोबाइल्स। जो ये नाम होगा यही कहलाएगा फर्म का नाम। साझेदारों के नाम में आएंगे तो साझेदारी संस्था में जितने व्यक्ति होंगे, जैसे मान लीजिए इसमें ए, बी, सी, डी, ई, इस प्रकार से जो नाम दिए हैं साझेदारों का नाम भी लिखा होगा। उसके बाद है पते। साझेदारी फर्म में जो साझेदार हैं उनका पता क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उसका स्थान क्या है, इस सब की गणना उसमें लिखा जाना चाहिए संलेख में। उसके बाद कहा गया व्यापार का स्वरूप। व्यापार का स्वरूप सीमित होगा, संकुचित होगा या विस्तृत होगा। कहने का मतलब छोटा व्यापार होगा या बड़ा व्यापार होगा। उसके बाद आएंगे व उसका निर्धारित स्थान। जो संस्था है हमारी टोटा मोबाइल्स की, उसका एक निर्धारित स्थान कहां पर है। जैसे हम ले लेते हैं दिल्ली में बैंक रोड, पर ये हमारा टोटा मोबाइल्स का व्यवसाय है। उसके बाद है दूसरा आपका व्यापार आरंभ करने की तिथि। साझेदारी संस्था का व्यापार जिस तिथि को प्रारंभ किया जा रहा है उसकी तिथि भी साझेदारी संलेख में अंकित होना चाहिए। जैसे तिथि में आएंगे तो तिथि में आपका हो सकता है जैसे जनवरी 1, 2020 को हम प्रारंभ कर रहे हैं तो उसकी तिथि भी साझेदारी संलेख में अंकित होगी।
उसके बाद बताया गया है एवं उसकी अवधि। जो हमारी साझेदारी संस्था है, यह साझेदारी कितने वर्षों तक चलेगी, उसका भी उसमें उल्लेख होता है संलेख में। जैसे हमारी साझेदारी संस्था 5 वर्ष, 10 वर्ष या 20 वर्ष तक चलती रहेगी, एक निश्चित समय तक। इसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। उसके बाद आ जाएंगे अगला है आपका अगली बुक आते हैं फर्म की पूंजी। जो फर्म है उसकी पूंजी कितनी है। फर्म की पूंजी में मान लेते हैं जैसे 5 लाख पूंजी है या 10 लाख पूंजी है, इसका भी साझेदारी संलेख में वर्णन होना चाहिए या लिखा होना चाहिए। उसके बाद साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी। जो साझेदार पूंजी ला रहे हैं, जैसे मान लीजिए साझेदार ए, बी, सी, 3 साझेदार हैं, ये तीनों पूंजी ला रहे हैं। तो मान लेते हैं पूंजी ला रहा है 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, 30,000 रुपए। तो जो ये पूंजी ला रहे हैं 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, 30,000 रुपए, इनकी पूंजी स्थिर रहेगी। स्थिर मतलब इनकी पूंजी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अथवा परिवर्तनशील मतलब होगा कि इनकी पूंजी में परिवर्तन होता रहेगा। परिवर्तन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए फर्म को लाभ हुआ, जब स्थिर होगा तो पूंजी में लाभ को जोड़ा नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए 6,000 रुपए को फर्म का लाभ हुआ, 6,000 रुपए फर्म को लाभ हो गया है, तो 6,000 में तीनों में मान लीजिए बांटते हैं बराबर समान भाग में, समान रूप में बांटते हैं लाभ को, तो 3 से भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, 2,000 2,000 2,000। जब पूंजी स्थिर होगी तब जो लाभ होगा उसे लाभ पूंजी में जोड़ा नहीं जाएगा, या पूंजी पर ब्याज की गणना की जाएगी तो उसको भी पूंजी खाते में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, इसमें पूंजी में जोड़ेंगे नहीं। जब परिवर्तनशील होगा तो परिवर्तनशील कैसे होगा, जो लाभ होगा इसी लाभ में जोड़ देंगे 2,000 रुपए, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए, परिवर्तन हो गया, इसका हो गया पूंजी 52,000 रुपए, अब 42,000 रुपए, 32,000 रुपए। ये पूंजी का योग हो गया इनका, मतलब ये परिवर्तन हो गया। जब इसमें पूंजी पर ब्याज की बताया गया होगा कि पूंजी पर ब्याज की गणना भी करना है, तो इसमें पूंजी पर ब्याज निकालेंगे, ब्याज की राशि जो आएगा उसको भी इसी में जोड़ देंगे, पूंजी परिवर्तनशील हो जाएगी। अगला है यदि पूंजी पर ब्याज दे हो तो उसकी दर। जैसे मान लीजिए पूंजी पर इनको ब्याज प्राप्त करना है, साझेदार जो लगाए हैं पूंजी व्यापार में, उनको इस पर ब्याज लगाना है, तो उसकी दर भी दी जानी चाहिए। दर में 5%, 6%, 7%, 8%, दर कुछ भी हो सकती है। तो इसके लिए ब्याज की दर भी साझेदारी संलेख में उल्लेख होना चाहिए, अंकित होना चाहिए या लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद आएंगे आहरित राशि पर पूंजी की दर यदि ब्याज लगाना है। मान लेते हैं फर्म में
साझेदार ए, बी, सी, तीनों साझेदार हैं। ए को धन की आवश्यकता हुई तो वह व्यवसाय से 10,000 रुपए निकाल लेता है अपने प्रयोग के लिए, अपने निजी खर्च के लिए। मान लीजिए ए अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है और 10,000 रुपए, उसे 10,000 रुपए की शुल्क की आवश्यकता हुई या 10,000 रुपए की साइकिल लेना है, तो वह अपने पुत्र के लिए 10,000 रुपए की साइकिल कहां से व्यवस्था करेगा? उसके पास पैसा नहीं है तो वह व्यापार से निकालेगा। जो धनराशि निकाली जाएगी उस पर ब्याज की गणना किया जाएगा। तो इस पर भी आहरित राशि पर यदि ब्याज की दर क्या हो सकती है, जैसे 5%, 3%, 6%, 7%, 8%, इसमें से कुछ भी दर निर्धारित की जा सकती है और इसमें से जो दर निर्धारित की जाएगी उसी दर से आहरण की राशि पर ब्याज की गणना की जाएगी। अगला है आपका लाभों का बंटवारा। लाभों का बंटवारा किस प्रकार से करेंगे? लाभों का बंटवारा जब साझेदारी प्रारंभ की जाएगी तो साझेदारी संलेख में इसका भी उल्लेख होना चाहिए कि साझेदारों को लाभों का बंटवारा किस प्रकार किया जाना है। समान रूप में बांटेंगे कि जिस प्रकार पूंजी लाए हैं पूंजी के अनुपात में बांटेंगे या भिन्न रूप में बांटेंगे। जैसे इन्होंने मान लीजिए पूंजी लाया है 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, 30,000 रुपए। यदि इनको लाभ होता है 10,000 रुपए तो ये 10,000 रुपए के लाभ को बराबर बराबर समान रूप में बांट सकते हैं। समान रूप से पूंजी के अनुपात में जो इन्होंने पूंजी लगाया हुआ है, जैसे 50,000, 40,000, 30,000, तो इसी का अनुपात निकालेंगे। 50,000 अनुपात 40,000 अनुपात 30,000। 4 0 काट देंगे। इसका पूंजी का अनुपात आ गया 4:5 4:4:3। ये पूंजी का अनुपात हो गया। उसके बाद साझेदारों को वेतन, कमीशन, बोनस। यदि किसी साझेदार को उसके द्वारा किया गया फर्म में श्रम के बदले उसको वेतन दिया जाना है या उसे कमीशन दिया जाना है या उसे बोनस दिया जाना है, उसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। अगला है आपका ख्याति का मूल्यांकन। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना है? औसत लाभ विधि से, औसत अधिलाभ विधि से, अधिलाभ विधि से, औसत लाभ की पूंजीकरण विधि से या अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से। जिस प्रकार से पूंजी की गणना करना हो, ख्याति के मूल्य की गणना करना होगा, उस विधि का भी उल्लेख होना चाहिए। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय अथवा मृत्यु होने पर उसके हिस्से का निपटारा। यदि कोई भी साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, फर्म से बाहर निकलता है, वह उसमें उसको पसंद नहीं है व्यवसाय, वह कोई अन्य व्यवसाय अकेले करना चाहता है, तो वह फर्म से मुक्त हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तथा यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके हिस्से का जो लाभ होगा, पूंजी होगी, सामान्य संचय की राशि होगी, उसको प्रदान किया जाना चाहिए और उसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में होना चाहिए। अगला है आपका संपत्तियों एवं दायित्वों
के पुनर्मूल्यांकन संबंधी बातें। प्रत्येक वर्ष संपत्ति के मूल्य में कमी आती है। कमी आने के प्रमुख कारण है निरंतरता, किस प्रकार से प्रयोग की जा रही है, समय व्यतीत हो रहा है, समय व्यतीत होने पर भी, और यदि कोई साझेदार प्रवेश करता है या अवकाश ग्रहण करता है तो उस समय संपत्तियों के मूल्य में तथा दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि हो सकती है, उसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। अगला है आपका साझेदारों के आपसी झगड़ों का निपटारा। साझेदारी संलेख में इसका भी उल्लेख होना अत्यंत आवश्यक है कि यदि किसी साझेदार द्वारा आपस में कोई मतभेद होता है तो उसके विवादों को किस प्रकार से निपटाया जाएगा, कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी या सभी साझेदार आपस में समझौता कर लेंगे, उसका भी उल्लेख होना चाहिए। अगला है साझेदारों के अधिकार व कर्तव्य। अधिकार में आएंगे जो साझेदारी संस्था है उसमें प्रत्येक साझेदार का यह अधिकार होता है कि वह किसी अन्य साझेदार को फर्म में प्रवेश कर सकता है, करा सकता है। जैसे ABC 3 साझेदार हैं और ये D को प्रवेश कराना चाहते हैं, C D को इसमें फर्म में प्रवेश कराना चाहता है, तो सा आ और बा से सहमत लेगा कि इनको प्रवेश किया जाए, कराया जाए। ये इतनी पूंजी लाएंगे और इससे हमारा व्यवसाय और तेजी से चलेगा। इनकी ख्याति की छवि अधिक है जिससे हम अपने व्यवसाय को अधिक बढ़ा सकते हैं। अगला है आपका किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर होने वाली हानि को वहन करने का अनुपात। जैसे मान लीजिए इसमें आवासा ABCD 3 साझेदार हैं। मान लीजिए C दिवालिया हो जाता है। ये C क्या है, दिवालिया हो जा रहे हैं। दिवालिया का मतलब क्या होगा, वह अपने दायित्वों को भुगतान करने में असमर्थ है तथा जब किसी व्यक्ति या संस्था की संपत्तियां उसके दायित्वों से कम होती हैं तो वह उसे न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित करा दिया जाता है। तो दिवालिया होने पर उसकी हानि को जो शेष साझेदार रहते हैं साझेदारी संस्था में, जैसे इसमें दिवालिया सा हो गया, सी हो गया, तो ए और बी सी के हानि को वहन करेंगे। किस प्रकार वहन करेंगे, पूंजी के अनुपात में भी हो सकता है कि जिस प्रकार से ये पूंजी लाए हों उसी अनुपात में ये वहन करेंगे तथा समान रूप में भी वहन किया जा सकता है। उसका हानि को वहन करने का अनुपात भी साझेदारी संलेख में उल्लेख होना चाहिए। उसके बाद अगला है आपका गार्नर बनाम मर्रे नियम लागू होगा या नहीं। साझेदारी संस्था में गार्नर बनाम मर्रे नियम लागू होगा या नहीं लागू होगा, इसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। अगला है आपका फर्म के लेखों को किस प्रणाली से रखना एवं उनका अंकेक्षण करना। जो साझेदारी संस्था है वह किस प्रणाली के अंतर्गत रखा जाएगा। भारतीय प्रणाली के अनुसार
एकल प्रणाली के अनुसार या दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार रखा जाना है, उसका भी उल्लेख होना चाहिए, होता है साझेदारी लेख में। एवं उनका अंकेक्षण, साझेदारी संस्था में जो पुस्तकें रखी जाती हैं उनकी अंकेक्षण करने का विधि, किस प्रकार से अंकेक्षण किया जाएगा उसका भी उल्लेख होता है। अब इसमें आपको जो समझ में ना आया होगा उसको अगले वीडियो में आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, उसको पुनः बताया जाएगा अगले वीडियो में। आज यहीं तक, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार में कक्षा 12 में पहला पाठ है आपका व्यवसाय प्रबंध, अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य एवं क्षेत्र। तो सबसे पहले हम आएंगे व्यवसाय प्रबंध। व्यवसाय प्रबंध है क्या? व्यवसाय प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय एवं प्रबंध। व्यवसाय प्रबंध के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम व्यवसाय एवं प्रबंध को अलग अलग से देखेंगे, जानेंगे कि व्यवसाय क्या है और प्रबंध क्या है। आएंगे व्यवसाय में किसी भी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया आर्थिक क्रियाएं, क्रय विक्रय व्यवसाय कहलाता है। बताया गया है इसमें व्यवसाय के अर्थ में वे मानवीय आर्थिक क्रियाएं जिनका उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करके लाभ कमाना होता है, व्यवसाय कहलाता है। इसमें आपका बताया गया है समाज की आवश्यकताओं। अब देखेंगे कि समाज की आवश्यकता क्या है। समाज की आवश्यकताएं क्या है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, समाज में रह रहा है, तो व्यक्तियों को किस प्रकार क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, स्टार्ट से देखते हैं। व्यक्ति सुबह उठता है, उसके बाद कहते हैं टहलने जाता है, तो टहलने जाता है, उसके लिए छड़ी साथ में रखता है, स्टिक। दूसरा, वहां से वापस आता है, स्नान करता है, हाथ मुंह धुलता है, ब्रश करता है, उसके बाद कपड़े पहनता है। एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह स्वयं को एक निर्धारित स्थान पर ले जाता है। तो उस पे हम देखेंगे कि सबसे पहला क्या है, ब्रश करता है। तो अब देखेंगे ब्रश और पेस्ट, इन दोनों में एक कंपनी मान लेते हैं ब्रश बना रही है, तो
समाज को इसकी भी आवश्यकता है और इसकी भी आवश्यकता है। कपड़े पहनता है तो इसको कपड़ों की आवश्यकता है। नई नई मशीनरी की आवश्यकता है, ट्रैक्टर की आवश्यकता है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करके लाभ कमाना ही व्यवसाय कहलाता है। इसमें देखेंगे अगला है आगे स्टेप आपका प्रबंध। प्रबंध क्या है? सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था में कार्यरत, जैसे मान लेते हैं कोई संस्था है, मेडिकल स्टोर मान लेते हैं। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था में कार्यरत मेडिकल स्टोर इतना बड़ा है कि इसमें रखा गया है, कर्मचारियों को रखा गया है ABCDE, ये सब इसमें कर्मचारी हैं। कर्मचारियों के प्रयत्नों बताया गया है, संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के प्रयत्नों, ये ABCD इसके कर्मचारी हैं। ये प्रयत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से संस्था को, स्टोर को सुचारू रूप से चलाया जाए। चलाने के लिए प्रयत्नों का मार्गदर्शन इनको बताया जा रहा है कि आप इस प्रकार से कार्य करिए, इस प्रकार से करिए, जहां से आप सामान उठाइए उसको वहीं पर रखिए जिससे आपको पुनः आसानी से मिल सके। पैकिंग किस प्रकार से करना है उस प्रकार से। उसके बाद बताया गया है कि नेतृत्व, व्यक्तियों को, जितने इसमें कर्मचारी हैं सभी को उस संस्था के उद्देश्य जो है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनको प्रेरित करना एवं नियंत्रण ही प्रबंध है। इसका भी जो है संस्था मेडिकल स्टोर, इस पर नियंत्रण करना। नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे? संस्था को धनराशि की आवश्यकता है, धन की पूर्ति करेगा, बैंक से उधार लेगा, किसी अन्य व्यक्तियों से उधार लेगा। दवाओं की जो कमी होगी उसकी पूर्ति उचित समय पर करेगा। तो यही है आपका प्रबंध। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था में कार्यरत कर्मचारियों का मार्गदर्शन, नेतृत्व एवं नियंत्रण ही प्रबंध है। हमने व्यवसाय और प्रबंध को अलग अलग से देखा। अब देखेंगे व्यवसाय प्रबंध के बारे में। व्यवसाय प्रबंध वह कला है जिसके द्वारा व्यवसाय के विभिन्न अंगों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित किया जाता है। प्रभावपूर्ण का मतलब क्या होगा? जो इसका उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हो जा रही है, तो प्रभावपूर्ण माना जाएगा। हमारा हो गया व्यवसाय प्रबंध। आगे देखेंगे व्यवसाय प्रबंध की विशेषताएं। व्यवसाय प्रबंध की विशेषताओं में सबसे पहले है आपका प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध प्रक्रिया कैसे है कि संस्था में धन की पूर्ति करना, जिस वस्तु का व्यापार कर रहे हैं उस वस्तु की पूर्ति करना, समाज को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है उन वस्तुओं के प्रति की व्यवस्था करना समाज के लिए। यह एक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अगला है आपका प्रबंध एक पेशा है।
प्रबंध पेशा है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से डॉक्टर अपना कार्य करते हैं, मरीजों को देखते हैं, उनका ही उद्देश्य होता है कि समाज सेवा किया जाए, उसी तरह प्रबंध भी एक पेशा है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामूहिक में आ जाएंगे धन की व्यवस्था करना, संस्था में जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की पूर्ति करना, वस्तुओं एवं मालों की पूर्ति करना। इस प्रकार से प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया। स्व उद्देश्य का मतलब क्या होगा कि उसका जो उद्देश्य है सुव्यवस्थित होना चाहिए, सुंदर ढंग से होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार से कोई कमी ना आने पाए। अगला है आपका प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में सामाजिक प्रक्रिया देखेंगे, समाज में जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उसके लिए संस्था समाज के प्रति जुड़ी रहती है और